हेलो बच्चों। आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे क्लास 11th के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि आज हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। और ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर एक तरह से पूरी अकाउंटिंग का बेस होता है। अब चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, बीकॉम में हो, सीए में हो, एसीसीए में हो, कहीं पर भी अकाउंटिंग पढ़ते हो तो एक चैप्टर ऐसा होता है जो कई बार बच्चों को परेशान करता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यानी कि पूरी अकाउंटिंग का बेस होता है। इस चैप्टर को बोलते हैं जर्नल। अब क्यों बोलते हैं जर्नल? क्योंकि इस चैप्टर से हम बेसिकली एक ऐसी चीज सीखते हैं जो हमारी रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा बेस है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप अगर बिल्कुल बेसिक से इन डेप्थ मेरे साथ चीजें सीखना और समझना चाहते हैं तो आप भी अपने रजिस्टर्स निकालकर सारी बातों को मेरे साथ साथ नोट करते रहना, जैसे जैसे मैं यहां पर करता रहूंगा। राइट। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इन डेप्थ लेक्चर्स के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे बुनियाद प्रो लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लाइव मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज यूट्यूब पर तो हमारा मेंबरशिप ऑप्शन अवेलेबल है ही। चलिए, तो आज की नई हेडिंग डालते हैं बच्चों, जिसका नाम है जर्नल। चलो, तो मैं आपको याद दिलवाता हूं। हमने सबसे पहले आपको जब स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में सिखाया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो उस समय एक चर्चा आपसे करी थी। चर्चा थी कि अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें टोटल इस तरह से 7 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दूसरा होता है मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, उसके बाद अगर आपको याद हो जो तीसरा होता है आर। आर का मतलब था रिकॉर्डिंग। क्या था? रिकॉर्डिंग। यानी कि अकाउंटिंग के प्रोसेस का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग करना। अब देखो, जैसे कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो सबसे पहले बिजनेस क्या सोचेगा कि इस ट्रांजैक्शन को अब हमें रिकॉर्ड करना है। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेस एक बुक बनाता है और उस बुक के अंदर चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो अगर आपको याद हो तो शुरू शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक होती है जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और उस बुक को एक नाम दिया था, इस बुक को कहते हैं जर्नल। JOURNAL। तो आपको पता है इस बुक का एक दूसरा नाम भी है। इस बुक को हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये बात आप मेरे साथ साथ सारी बातें नोट कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है तो वो सबसे पहले इस वाली बुक में ही रिकॉर्ड होती है। इसीलिए इस बुक को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इस बुक का टेक्निकल नाम होता है जर्नल। तो हमें इस चैप्टर में बस कुछ भी नहीं सीखना, सिर्फ ये सीखना है कि बिजनेस में होने वाली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। और ये अकाउंटिंग का बहुत बड़ा बेस होता है। तो आपके घर में कोई बिजनेस करता होगा या आप अपने पापा से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि बेटा, अकाउंटिंग में हमें ये रिकॉर्डिंग अगर करनी होती है तो ये बुक हमें पता होनी चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसके अंदर रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। राइट, ये है हमारा चैप्टर। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये जो बुक है जिसको हम जर्नल कहते हैं, इसका प्रोफॉर्मा कैसा होता है, यानी कि इसको कैसे बनाते हैं, है ना। इसका मतलब डिजाइन कैसा होता है, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो तो हम सीखेंगे ही, लेकिन आखिर ये बुक लगती कैसे है हम वो सबसे पहले सीखते हैं। तो देखो, ये जो बुक है जिसका हमने नाम रखा जर्नल, और हमने का मतलब मैंने नहीं रखा, ये तो कई सदियों से चला आ रहा है कि रिकॉर्डिंग करने वाली किताब को कह देते हैं जर्नल। तो इसका जो प्रोफॉर्मा है, इसका जो फॉर्मेट है, आप बनाना मेरे साथ भी। ये एक तरह से आपको जब किताब आप खोलते हो तो इसमें आपको किताब के अंदर टोटल 5 कॉलम्स नजर आते हैं। कितने कॉलम्स नजर आते हैं? 5। तो मान लो ये जर्नल है, ऐसा इमेजिन करो कि ये एक बुक है, रजिस्टर समझ लो, पेज है, कुछ भी समझ लो। तो इसमें आपको 5 कॉलम नजर आते हैं। पहला कॉलम छोटा सा होता है जिसमें हम लिखते हैं डेट। दूसरा कॉलम काफी बड़ा होता है जिसमें हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। तो एक्चुअल में जो रिकॉर्डिंग होती है वो इस कॉलम के अंदर होती है।
जिसको हम पर्टिकुलर्स नाम देते हैं। तो ये काफी बड़ा कॉलम होता है, देखो कितना बड़ा कॉलम है। उसके बाद जो तीसरा कॉलम होता है वो हम मतलब जो बनाते हैं तो वो फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं, उसका हम कोई यूज नहीं करते अपने प्रैक्टिकल जीवन में। इसको बोलते हैं लेजर फोलियो, शॉर्ट में लिख देते हैं LF। तो आप भी मेरे साथ बना सकते हो। इसको बोलते हैं लेजर। लेजर क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। और फोलियो, फोलियो मतलब होता है एक सीरियल नंबर की तरह। तो ये वैसे हमारे लिए प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है, मतलब हमारे कोर्स के अनुसार, हमारी पढ़ाई के अनुसार इसका कोई यूज नहीं। फिर उसके बाद जो दो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं हमारे जो अकाउंटिंग के रूल्स में भी हमने सीखे थे। एक को क्या बोलते हैं डेबिट, और एक को क्या बोलते हैं क्रेडिट। ब्रैकेट में रुपी का सिंबल बना देते हैं, क्योंकि हम यूएसए में तो पढ़ नहीं रहे कि डॉलर है, तो हमारे लिए रुपी। तो ये आपको एक फॉर्मेट नजर आता है, इसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया हमारा बुक का स्ट्रक्चर। अब हम इसमें जब रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हम सीखेंगे चैप्टर के अंदर कि वो कैसे करते हैं, तो देखो रिकॉर्डिंग का मैं आपको इसमें एक तरीका बताता हूं, आप मेरे साथ नोट कर सकते हो। जब ये जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि आज की डेट क्या है या ट्रांजैक्शन की डेट क्या है। तो मान लेते हैं आज कोई भी डेट है, फॉर एग्जांपल आज है डेट 22 अप्रैल। तो हम सबसे पहले डेट लिखते हैं कि ट्रांजैक्शन किस दिन हुई और किस दिन हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके यादें हमने आपको सिखा रखे हैं कि कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जब हम 2 एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो किसी भी एक एस्पेक्ट को, यानी कि और अगर उसको रिफाइन करके बोलूं, किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं, जो भी अकाउंट होगा वो लिखेंगे और उसके थोड़ी सी दूरी पर DR लगा देंगे। DR लिखने का मतलब होता है कि हम ये कह रहे हैं कि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। और फिर उसका जो भी अमाउंट होता है, यानी कि 2000, 5000, 6000 जो भी अमाउंट होगा, लेट से 2000, उसको डेबिट वाले कॉलम में लिख लेते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग का मतलब यह है कि हम एक ट्रांजैक्शन का जो डेबिट एस्पेक्ट है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन के क्योंकि 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट भी होता है, तो हमें रिकॉर्डिंग के टाइम पर डेबिट के साथ क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब जब हम क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हम पहले एक लाइन की, एक उंगली की जगह छोड़ देते हैं और उसके बाद लिखते हैं 2। है सर ये क्या बात हुई? हाँ, तो हम थोड़ी सी, देखो यहां पर थोड़ी सी आपको जगह छूटी हुई नजर आ रही है। तो ये पुराने जमाने से प्रथा चल रही है कि थोड़ी सी जगह छोड़ दो। तो जब भी हम क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। ये सिर्फ पुराने जमाने की प्रथाएं हैं, ताकि थोड़ा नजर में आ जाए कि ओ ये तो कोई क्रेडिट एस्पेक्ट लिख रहे हैं, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और उसके बाद 2 वर्ड लगा देते हैं। इस 2 का कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग नहीं है, कोई भी स्ट्रिक्ट मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी या पुरानी प्रथाओं की वजह से हम लगा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो उस अकाउंट का नाम लिख लेते हैं, जो हम सीखेंगे बाद में। और जब हम किसी भी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो हमने जब उससे पहले 2 लगा लिया तो बाद में हमें CR लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इस CR को कट कर देते हैं, यानी कि ये हमें नोट नहीं करना पड़ता। तो ये देखो कितना स्टाइलिंग से रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट एस्पेक्ट को, स्पेशली कि पहले थोड़ी सी जगह छोड़ी, उसके बाद 2 भी लिख लिया और उसके बाद जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है उसका नाम लिख लेंगे, लेकिन आगे क्रेडिट नहीं मेंशन करते और जो भी अमाउंट होता है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम रिकॉर्डिंग करना सीखते हैं किसी भी एक ट्रांजैक्शन को। तो एक ट्रांजैक्शन जो होती है वो हमारी इस प्रकार से रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें एक एस्पेक्ट डेबिट भी होता है और एक एस्पेक्ट क्रेडिट भी होता है। अच्छा, फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करके हम ब्रैकेट में उस ट्रांजैक्शन के बारे में एक समरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समरी, यानी कि अपने यूजर को बताने के लिए शॉर्ट में उस ट्रांजैक्शन की एक तरह से छोटी सी समरी दी जाती है। जैसे मान लो ट्रांजैक्शन हुई कि हमने गुड्स खरीदे राम से ऑन क्रेडिट, तो रिकॉर्डिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन यूजर को बताने के लिए इसी बात को ब्रैकेट में समरी की तरह लिखा जाता है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, ताकि यूजर को पता लग जाए कि अच्छा ये इन्होंने गुड्स खरीदे हैं राम से, इस चीज की रिकॉर्डिंग करी है।
तो ये बेसिकली एक छोटी सी समरी लिखी जाती है और इस समरी को कहा जाता है, इसका वर्ड होता है एग्जैक्टली नरेशन। तो इसका टेक्निकल टर्म है नरेशन। और ये जो हम पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको मार्क करके बोल देता हूं, इस पूरी रिकॉर्डिंग को कहा जाता है जर्नल एंट्री। इस पूरी रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है? जर्नल एंट्री। तो आप ये पूरा परफॉर्मा नोट कर सकते हो। इस तरह से जर्नल का ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलो, तो ये तो बेसिकली एक प्रक्रिया वाली बात है हमने करी कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम डेट होता है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर होता है, तीसरा कॉलम एलएफ होता है, चौथा कॉलम डेबिट, पांचवा कॉलम क्रेडिट। डेट लिखते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, उसके अंदर एक एस्पेक्ट डेबिट लिखते हैं, एक एस्पेक्ट क्रेडिट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं और एक समरी लिखते हैं। तो दैट इज द प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल। चलो, तो मैं आपको एक पहले बहुत ही बेसिक डेमो दूंगा ये समझाने के लिए कि कैसे ये रिकॉर्डिंग काम करती है ना। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ट्रांजैक्शंस। बहुत ही छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस मैं आपको सिखाऊंगा और छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के माध्यम से मैं आपको रिकॉर्डिंग करना भी सिखा दूंगा कि कैसे रिकॉर्डिंग करी जाती है ना। बहुत आसान होता है। अब होता क्या है प्रॉब्लम कि धीरे धीरे बच्चे समझने से जब बोर हो जाते हैं तो वो इसको रटना भी शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार रट लो, एग्जाम में फटाफट से तो काम हो जाएगा। लेकिन मेरी सलाह यह है कि रटना नो बैड, रट सकते हो, एग्जाम में मार्क्स भी आ जाएंगे, आंसर ही तो लिखना है। बट एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड क्लियर होना चाहिए कि रूल क्या लग रहे हैं, लॉजिक्स क्या होते हैं। तो हम इसी चीज को समझने पर फोकस करेंगे। तो देखो, हम एक बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन लेते हैं। आप लिखो मेरे साथ, नंबर 1, मान लेते हैं डेट है 21 अप्रैल और सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन लिखी है, गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹6,000, है ना। मान लेते हैं बिजनेस में एक सबसे पहली ट्रांजैक्शन यही हुई। भाई ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस में सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होगी वो तो यही होगी कि गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब देखो, मैं आपको धीरे धीरे लिंक बनवाता हूं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, हम उसे याद करते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने सीखा है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आप इस ट्रांजैक्शन का पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो कि क्या होगा कि गोपाल ने बिजनेस कमेंस करा विद कैश 6,000। तो आप क्या कहोगे कि सर कैश में प्लस कर लो 6,000 और उधर कैपिटल में भी प्लस कर लो 6,000। बिल्कुल सही है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब जब हमने इसके बाद चैप्टर पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो उस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को भी अप्लाई करवा देता हूं उस चैप्टर को। देखो रिवीजन हो जाएगा। जब हमने सेम चीज रूल्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाई तो आपको बताया कि देखो बच्चों, कैश क्या है, एक तरह से हम क्लियर वाली क्लासिफिकेशन के हिसाब से कह सकते हैं कि क्या है, ये एक एसेट है। तो एसेट जो है वो 6,000 से बढ़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और क्लियर वाली क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैपिटल क्या है, तो क्लियर वाली क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैपिटल तो कैपिटल है, तो वो भी बढ़ रही है 6,000 से। फिर हमारे जो क्लियर वाली क्लासिफिकेशन के रूल्स होते थे उसको अप्लाई करते हुए देखिए अपनी आंखों से रूल्स। हमारा रूल ये होता था कि अगर कोई भी एसेट हमारा बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करते थे, हम क्या बोलते थे, डेबिट। याद है ना रूल। और अगर हमारी कैपिटल जो है, कैपिटल अगर हमारी कैपिटल भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो फिर हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट। ये रूल होता था। तो इतनी बात हम रूल्स के चैप्टर में पढ़ लेते हैं। तो यानी कि अगर मैं इस बात का अब क्रक्स निकालूं, समराइज करके बताऊं, तो लॉजिकली हमारा जो अकाउंट है, कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट, क्योंकि हम यहां पर कैश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कैश की। क्योंकि एसेट तो एक वाइडर टर्म हो गई, लेकिन एसेट के अंदर कौन सा अकाउंट है, कैश। तो अगर हम देखें रूल के हिसाब से एप्लीकेशन,
तो हम अपने कैश अकाउंट को एक तरह से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हम अपने कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि इधर हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट की, तो हम अपने कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे रूल्स के हिसाब से। तो इतनी बात रूल्स के चैप्टर तक हमने पढ़ी थी। अब इसी ट्रांजैक्शन को देखो, जब हमसे क्वेश्चन बोलता है या हमें अगर कहते हैं कि भाई इसको तो ना जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करके दिखाओ, तो ये आप भी मेरे साथ एक पूरा डेमो बना सकते हो। तो हम इसको कैसे देखो रिकॉर्ड करेंगे, हम जर्नल के फॉर्मेट में देखो 5 कॉलम्स बनाते हैं। तो पहले तो वो कॉलम बाजी कर लेंगे, फॉर्मेट याद होना चाहिए, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपी, क्रेडिट रुपी। फिर हम ट्रांजैक्शन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। तो यहां पर डेट है ट्रांजैक्शन की 21 अप्रैल, तो हम लिखेंगे 21 अप्रैल। अब देखो ये सीखना कि मैं रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूं, पूरी डेमो ध्यान से देखना, बाद में नोट करना। तो हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या डेमो सीखा कि जब किसी भी अकाउंट को डेबिट करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, उस अकाउंट का नाम लिखते हैं और आगे DR लगा देते हैं। तो अब देखो हमारे इस ट्रांजैक्शन का रूल जो बन रहा है वो बन रहा है कि हमें कैश अकाउंट जो था उसको डेबिट करना है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैश अकाउंट और थोड़ी सी दूरी पर बिल्कुल एंड में जाके लगा दूंगा DR यानी डेबिट। और कितने रुपए हम प्लस कर रहे थे, देखो ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है, 6000। तो हम अपने डेबिट वाले कॉलम में लिख लेंगे 6000। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कैश अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, बस ये मतलब हो गया। फिर मुझे दूसरा एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब वो कैसे रिकॉर्ड करूंगा, देखो पहले थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा 1 उंगली की, उसके बाद लिखूंगा 2, याद आ गया। उसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्या लिखना है, 2, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और फिर किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्रेडिट वाले का थोड़ी दूरी पर ऐसे क्रेडिट नहीं लिखना होता, नहीं लिखना होता। तो देखो मैं कट कर रहा हूं, ये नहीं लिखते और बस उसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में लिख लेते हैं। तो क्रेडिट कॉलम में लिख लेते हैं कैपिटल के आगे 6000। ऐसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। और यूजर को बताने के लिए हम एक समरी लिखते हैं छोटी सी, भाई क्या हुआ। अब यूजर को कैसे समझ आएगा, मान लो आप अपने किसी साइंस या आर्ट्स वाले दोस्त को बुलाकर दिखाओ और उसको बोलो ऊपर वाली लाइन छुपाकर, बता भाई क्या हुआ है। वो कहेगा यार मुझे क्या पता है क्या लिख रहे हो तुम। तो यूजर को एक समरी देनी है ट्रांजैक्शन की, तो यूजर को हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, बीइंग गोपाल कमेंस्ड बिजनेस। तो बस शॉर्ट में लिखना होता है, मतलब थोड़ा सा यूजर को ये पता लग जाए कि अच्छा अच्छा ओके। तो अब आपका साइंस वाला दोस्त भी कह देगा अच्छा इसका मतलब गोपाल ने बिजनेस शुरू करा है, तो आप कहोगे हाँ तुम सही समझ गए। तो हमें यूजर को बताने के लिए ऐसे छोटी सी समरी लिखनी पड़ती है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रक्रिया ऑफ रिकॉर्डिंग, समझ गए। तो देखो अब पूरे चैप्टर में क्या होगा, आई होप आप समझ गए होंगे, नोट भी कर लेना। पूरे चैप्टर में बस हमें किस चीज पर ग्रिप करनी है, बिजनेस में तो देखो 1 लाख तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। ये तो मैंने आपको एक डेमो दिया, अब हो सकता है सेकंड ट्रांजैक्शन कुछ और हो, तीसरी कुछ और हो, कुछ और हो, कुछ और हो, कितनी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। अब रटने वाला बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी रट लेगा, 10, 20, मैं कह रहा हूं 100। लेकिन एग्जाम में जरूरी तो नहीं है कि वही 100 में से ट्रांजैक्शन आएगी, क्योंकि बिजनेस में तो बच्चों कुछ भी हो सकता है और टीचर भी बड़े चालाक होते हैं, वो तो कुछ भी ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम अपनी एनालिटिकल स्किल्स पर काम करें, ट्रांजैक्शन को देखें, उसे समझें, उसमें पहले चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन लगाएं, फिर उसमें रूल लगाएं। और एक बार रूल अगर लग गया तो उससे क्या होगा कि आपके रूल भी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका भी पता लग जाएगा, है ना। तो बेसिकली इस तरह से हमें पूरे चैप्टर में क्या करना होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और मैं हर ट्रांजैक्शन को आपको इसी तरह से उनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के हिसाब से लिखवाऊंगा।
कि भाई अगली ट्रांजैक्शन क्या, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, अगली क्या, उसको कैसे करना है। तो ऐसे हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चलेंगे, है ना। बस अभी तो क्योंकि मेरे को डेमो देना था आपको, तो मेरे को समझा समझा के मैंने करवाया कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सोच सकते हैं, उसका रूल सोच सकते हैं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप ये चीजें अपने दिमाग में भी कर पाओगे, और जैसी ट्रांजैक्शन देखोगे तो अल्टीमेटली हमें तो क्या करना है, सीधा ये करना है कि जैसी ट्रांजैक्शन आई दिमाग में सीधा ये आंसर आना चाहिए, तब हमारी रिकॉर्डिंग फास्ट हो जाएगी। ट्रांजैक्शन आई और ये करना है, ऐसे करते हैं हम जर्नल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो मैं 1 मिनट बच्चों जरा ये शर्ट चेंज करके आ रहा हूं, कपड़े चेंज करके आ रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा गर्मी हो रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की ट्रांजैक्शंस भी करवाता हूं। चलो जी, तो शर्ट मैंने चेंज कर ली है और अब गर्मी भी चली गई है, अब बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है, तो अब मैं आपको खूब सारी ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा। हालांकि शुरू में हम बेसिक ट्रांजैक्शंस पर फोकस करेंगे और धीरे धीरे स्पेशल ट्रांजैक्शंस पर भी पहुंचेंगे, लेकिन जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी, अब मैं आपको लिखवाता हूं ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 की आप हेडिंग डालना गुड्स परचेज्ड। देखो बच्चों, गुड्स परचेज्ड का क्या मतलब होता है। यहां पर गुड्स वर्ड को भी आप फोकस रखना कि गुड्स हम कब बोलते हैं। देखो बिजनेस में कई बार 2 तरह के शब्द यूज होते हैं, कभी कभी एसेट, कभी कभी गुड्स। लेकिन मैं पहले आपको गुड्स के बारे में बताता हूं। गुड्स जनरली उनको बोला जाता है जिस चीज में हम नॉर्मली डील करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेता हूं। अब मैकडोनल्ड्स जो है वो बर्गर बेचता है, मैकडोनल्ड्स जो है आइसक्रीम बेचता है, मैकडोनल्ड्स जो है वो फ्राइज बेचता है, एटसेट्रा। वो इन सब चीजों को क्या बोलेगा, गुड्स। तो बेसिकली गुड्स का मतलब होता है जिसमें हमारा बिजनेस नॉर्मली डील करता है, उसको हम गुड्स कह देते हैं। तो अगर कोई स्टेशनरी का डीलर है तो वो स्टेशनरी को गुड्स बोलेगा, कोई फर्नीचर का डीलर है वो फर्नीचर को गुड्स बोलेगा, कोई बिल्डर है वो बिल्डिंग को गुड्स बोलेगा। यानी कि हर व्यक्ति अपने अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से गुड्स बोलेगा। तो हम यहां पर ये सीख रहे हैं कि अगर हमने, यानी कि बिजनेस ने, मैं जब भी हम बोलता हूं मतलब बिजनेस, अगर बिजनेस ने कुछ सामान खरीदा है, गुड्स को परचेज करा है, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें बच्चों 2 केसेस होते हैं। आइए मैं आपको दोनों केसेस समझाता हूं, तो आप भी 2 बाइफरकेशन करके लिखना। पहले में गुड्स परचेज्ड फॉर रुपी, ऐसे लिख लेते हैं 1000, और दूसरा केस गुड्स परचेज्ड फॉर रुपी 1000। अब आप कहोगे कि सर इन दोनों में ही तो सेम बात लिखी हुई है, उसमें भी लिखा है गुड्स परचेज्ड और उसमें भी लिखा है गुड्स परचेज्ड, तो दोनों में फर्क ही क्या है। बताता हूं दोनों में फर्क क्या है। तो देखो जी, दोनों में फर्क ये होता है कि कभी कभी तो खाली लिखा होगा गुड्स परचेज्ड और ऐसा अमाउंट लिखा होगा 1000, लेकिन कभी कभी लिखा होगा गुड्स परचेज्ड 1000 फ्रॉम के बाद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सोनू। तो अब यहीं से हमारा मेन रिकॉर्डिंग का फर्क शुरू होता है। कैसे, जब खाली लिखा होता है गुड्स परचेज्ड, तब माना जाता है कि हमने बदले में क्या पे करा है, कैश पे करा है, यानी कि इसको हम कैश परचेज मानते हैं अपने आप। लेकिन जब लिखा होता है गुड्स परचेज फॉर 1000 फ्रॉम सोनू, किसी का नाम लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि ये हमने उधार पर गुड्स खरीदे हैं, यानी कि हमने सोनू को अभी पैसे नहीं दिए हैं, और आप इसको कह सकते हो क्रेडिट परचेज, यानी कि हमने अभी उधार पर गुड्स खरीदे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस पहचान का ध्यान रखना है। तो कैसे याद रखोगे, एक बार मन में रिवाइज करो मेरे साथ कि अगर लिखा है गुड्स परचेज्ड तो इसका मतलब कैश में खरीदे हैं, लेकिन अगर लिखा है गुड्स परचेज्ड और किसी का नाम लिखा है तो इसका मतलब उधार पे खरीदे हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसमें 2 एस्पेक्ट कैसे आते हैं, जर्नल एंट्री कैसे बनती है। तो मैं बार बार अब फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखो हर एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए अगर मैं फॉर्मेट बनाता रहूंगा तो टाइम वेस्ट बहुत होगा। तो मैं आपको सीधा बताऊंगा डेबिट एस्पेक्ट क्या है और क्रेडिट एस्पेक्ट क्या है। हम सीधा जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे।
तो देखो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज करने को एक एक्सपेंस माना जाता है कि भाई आप सामान खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो ये एक एक्सपेंस है। अब जब भी कोई एक्सपेंस होता है हमारा, तो हमारे नियम कहते हैं कि एक्सपेंस अगर हो रहे हैं तो हम एक्सपेंस को होने के लिए या एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये हमारा रूल होता है। तो परचेज जब हम करते हैं गुड्स को, तो परचेज को एक एक्सपेंस माना जाता है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं। क्या माना जाता है? परचेज को एक्सपेंस माना जाता है। तो हम इसीलिए परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब क्रेडिट एस्पेक्ट क्या होता है? जब हम गुड्स कैश में खरीदते हैं तो हम इसका मतलब अपना कैश पे कर देते हैं, हमारा एसेट कम हो जाता है। तो हम जब एसेट को कम करते हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो अमाउंट भी लिख लेता हूं 1000। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 1000 क्योंकि वो एक्सपेंस है, और कैश अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो कैश यानी कि जो एसेट है वो कम हो गया, और एसेट के कम होने का रूल होता है क्रेडिट कर दो। तो ये एंट्री ऐसे बन जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू कैश अकाउंट, यानी कि टू कब लगाते हैं? जब हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, जब हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो उस समय हम कैश पे नहीं करते। उस समय सोनू जो होता है वो एक तरह से हमारा क्रेडिटर बन जाता है, यानी कि हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब लाइबिलिटी इंक्रीज होने का भी रूल है कि हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए हम लिखते हैं टू सोनू अकाउंट। तो हम सोनू के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि सोनू एक क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी के बढ़ने पर भी हमें क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। तो बेसिकली ये गुड्स खरीदने का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का मेथड बन गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट करके इसको वंस एंड फॉर ऑल समझ भी लो, याद भी रख लो कि अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या करना है? परचेज अकाउंट डेबिट करना है, और कैश में पे करेंगे तो क्रेडिट कैश अकाउंट करेंगे, उधार पर खरीदेंगे तो टू क्रेडिटर का अकाउंट का नाम लिख लेंगे, सोनू मोनू गीता जो भी दे रखा होगा। ठीक है ना? तो ये इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं गुड्स परचेज्ड। अब लिखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में आता है एसेट परचेज्ड। अब एसेट परचेज्ड क्या होता है? तो गुड्स जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही एसेट्स जो होते हैं वो किसे बोलते हैं? अब जैसे मान लो वही मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैकडोनल्ड्स बर्गर बेचता है, फ्राइज बेचता है, वो सब तो उसके लिए गुड्स हो गए। लेकिन मैकडोनल्ड ने मान लो कोई मशीन खरीदी, या मैकडोनल्ड के पास कोई फर्नीचर रखा है, तो हम इनको गुड्स नहीं बोलते। मैकडोनल्ड्स के लिए ये एक तरह से फिक्स्ड एसेट्स हैं या एसेट्स हैं, राइट? इनको गुड्स नहीं बोला जाएगा। तो हर बिजनेस मॉडल में अपने अपने एसेट्स होते हैं। जैसे मैं अगर अपना भी एग्जांपल लूं तो यहां पर अभी एसी चल रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, ये सब मेरे लिए एसेट्स हैं। इनको मैं गुड्स नहीं बोलूंगा, ये मेरा कोई सामान नहीं है बेचने के लिए, मेरा नॉर्मल बिजनेस का सामान नहीं है बेचने के लिए, तो इनको हम एसेट्स बोलते हैं। अब इसमें भी दो बातें ही होती हैं, तो लिखते हैं दोनों बातें बाइफरकेशन करके। क्या दो बातें हो सकती हैं? जैसे लिखा हो सकता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मशीन परचेज्ड फॉर ₹1000, और या फिर लिखा हो सकता है मशीन परचेज्ड फॉर ₹1000, और आगे लिख लेगा चालाकी। क्या लिख लेगा? चालाकी फ्रॉम, किसी का नाम दे देगा, गोपाल, ऐसा लिख लेगा। मशीन परचेज्ड फॉर 1000 फ्रॉम गोपाल। तो देखो फिर से वही दो बातें हो गई। अब हमने मशीन खरीद ली, वो तो बात सिंपल है, लेकिन जब लिखा है फॉर 1000 तो इसका मतलब आप क्या मानोगे? अब समझ गए ना ट्रिक? इसका मतलब है हमने कैश पे कर दिया। लेकिन अगर किसी का नाम लिखा है मान लो फ्रॉम गोपाल, तो हम क्या मानेंगे कि ये हमने उधार पर खरीदा है, क्रेडिट पर खरीदा है ना? तो देखो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सोचते हैं अकाउंटिंग रूल के हिसाब से। अब मशीन जब हम खरीदते हैं तो मशीन हमारा एक एसेट होता है, तो हमारा एसेट बढ़ जाता है। तो जब भी हमारा एसेट बढ़ता है तो हमारा रूल होता है कि क्या कर लो? डेबिट कर लो।
तो हम क्या करते हैं, मशीन अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं, आपके लिए लिख रहा हूं, क्योंकि हमारा एसेट बढ़ गया है ना, मशीन हमने खरीद ली तो हमारा एसेट हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गए, तो इसीलिए हम एसेट को डेबिट कर लेते हैं। अब अगर हमने कैश पे करा तो हम लिख लेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने जब कैश पे कर दिया तो हमारा एसेट कम भी हो गया, तो एसेट कम होने पर उसको क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अगर हमने कैश पे नहीं करा, हमने उधार पर खरीदा, तो फिर उस केस में गोपाल कौन है, हमारा एक क्रेडिटर एक तरह से, यानी कि हमारी लाइबिलिटी वो बढ़ गई। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो भी हम क्रेडिट करते हैं, तो हम लिख लेंगे टू गोपाल अकाउंट, यानी कि गोपाल को क्रेडिट कर लेंगे, है ना। तो देखो, आपको बस धीरे धीरे हर ट्रांजैक्शन की इस तरह से रिकॉर्डिंग समझनी तो है ही है और याद भी करनी है बस। तो हम कोई भी एसेट अगर खरीदते हैं तो वंस एंड फॉर ऑल क्या बात याद रखो कि एसेट को डेबिट करना है, क्योंकि वो हमारा बढ़ गया, और हमने अगर कैश दे दिया तो पहला केस, और उधार पे खरीदा तो दूसरा केस। अब यहां एक छोटा सा पॉइंट सिखा देता हूं जस्ट नॉलेज के लिए। आमतौर पर एक प्रथा होती है कि जैसे हम किसी भी नाम को लिख रहे हैं तो उसके आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। सर क्या कह रहे हो, मतलब गोपाल के आगे मैंने लिख तो दिया जोश जोश में गोपाल अकाउंट, लेकिन आमतौर पर अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो कभी कभी वो खाली टू गोपाल लिखकर भी छोड़ देते हैं। तो ये प्रथा होती है कि अगर किसी का नाम लिखा है तो आगे अकाउंट मत लगाओ। मशीन के आगे अकाउंट लगा दो, नो टेंशन। फर्नीचर के आगे अकाउंट लगा दो, नो टेंशन। परचेज के आगे अकाउंट लगा दो, नो टेंशन। सेल के आगे अकाउंट लगा दो, नो टेंशन। लेकिन अगर किसी के नाम के आगे अकाउंट लगा दोगे तो माना जाता है कि वो थोड़ा बुरा मान जाएगा। अब मान लो आपका नाम है शंकर और मैं कहूं शंकर अकाउंट, तो आप कहोगे सर शंकर ही बोलो ना प्लीज। तो ये पुरानी प्रथाएं हैं, तो जनरली नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते। तो एक छोटा सा ऐसी बारीक पॉइंट बताया बस मोहल्ले में स्टाइल मारने के लिए, है ना। चलो, तो ओके हो गया पॉइंट, यहां तक बिल्कुल देखो क्लियर हो गया। तो मैंने देखो आपको बिजनेस शुरू करना सिखा दिया, गुड्स खरीदना सिखा दिया, एसेट्स खरीदने सीख लिए, तीन चीजें सीख चुके हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। अब मैं आपको गुड्स बेचना सिखाऊंगा, गुड्स सोल्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सामान बेचना, गुड्स बेचना। तो इसमें भी दो केस होते हैं वैसे तो। अब हम अपने गुड्स को बेचेंगे भी, भाई खरीदेंगे भी तो बेचेंगे भी, तो बेचना भी आना चाहिए। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। तो लिखते हैं, कभी कभी ऐसे दे सकता है, गुड्स कॉस्टिंग 1000 इज सोल्ड फॉर 1200, या फिर दे सकता है गुड्स कॉस्टिंग 1000 इज सोल्ड फॉर 800 टू सोनू। तो बताओ क्या फर्क है। अरे सर अब हम समझ गए, क्या चालूगिरी कर रहे हो। हम समझ गए हैं कि पहले में लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 1000 इज सोल्ड, बेच दिए, फॉर 1200, तो ये इसका मतलब है हमको कैश मिल गया, कैश में सेल करिए। लेकिन सर अगर किसी का नाम लिखा होगा गुड्स कॉस्टिंग 1000 इज सोल्ड फॉर 800 टू सोनू, तो हम समझ गए सर इसका मतलब हमने ये उधार पर सेल करी है। अभी हमने कैश रिसीव नहीं करा, अभी पैसे नहीं मिले, हमने बस सेल करी है उधार पर, है ना। तो वही चालाकी है, देखो रिकॉर्डिंग के ये छोटे छोटे ट्रिक्स याद रखने कि नाम लिखा है तो मतलब उधार। अब यहां पर पहला पॉइंट कंफ्यूजन का बच्चों के मन में कि सर गुड्स हैं 1000 के, बेचे हमने 1200 में, तो सर अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आइए आपको बताते हैं रूल। तो बच्चों जब हम गुड्स को बेचते हैं, है ना, जब भी बेचते हैं, तो जैसे पहले केस में आपने 1200 का बेचा, दूसरे केस में आपने 800 रुपए का बेचा, है ना। तो जब भी आप सेल करते हो, क्या करते हो, सेल करते हो। तो सेल करने का मतलब ये होता है, पहली बात तो ये कि सेल जो होता है इसको एक रेवेन्यू मानते हैं, क्योंकि आपने गुड्स बेच दिया तो आपको ऑब्वियसली पैसे तो मिलेंगे ही, तो इसको क्या माना जाता है, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का रूल ये होता है कि अगर रेवेन्यू होता है, बढ़ता है मतलब,
तो रेवेन्यू के बढ़ने पर हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम हमेशा सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कि जितने भी रुपए में आपने सामान बेचा, जैसे पहले केस में 1200 में बेचा और दूसरे केस में 800 में बेचा, तो हम अपने सेल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू बढ़ने का मतलब है क्रेडिट। ये रूल है। देखो, रूल्स को पक्का करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पुराना चैप्टर सिखाया जाता है। लेकिन अब जब हम कैश में बेचते हैं अपना सामान, तो आप विजुअलाइज करो कि आप किसी को सामान बेच रहे हो और आपको बदले में कैश मिल गया। तो कैश बोले तो एसेट, तो आपका एसेट बढ़ गया। तो जब एसेट बढ़ता है तो हमारा रूल होता है कि हम उसको डेबिट कर देंगे। तो हम अपने कैश अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट बढ़ गया। लेकिन दूसरे केस में तो हमको कैश नहीं मिला, दूसरे केस में तो हमने सोनू को उधार पर बेचा है, तो फिर तो यहां पर सोनू एक तरह से हमारा डेटर है, और डेटर मतलब वो भी एसेट है, तो फिर से एसेट बढ़ गया। लेकिन कैश नहीं है इस बार, कौन है? सोनू है। तो हम लिखेंगे सोनू अकाउंट डेबिट। सर अकाउंट मत लगाओ ना उसके नाम के आगे, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। चलो ठीक है, तो खाली सोनू डेबिट कर देंगे 800 रुपए। तो देखो दोनों केस में फर्क समझना। जब सेल करते हो कैश में तो कैश डेबिट करते हैं, लेकिन जब सेल करते हो उधार पर तो डेटर का नाम लिखते हैं। बस ये फर्क है। बाकी सेल तो हो ही गई, तो सेल तो रेवेन्यू है, तो वो तो हमको लिखना ही लिखना है। अब मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, तो बताओ सर हमारे मन में क्या चल रहा है? हम तो भोले मासूम हैं, आपको तो हमारे मन की बातें भी पता हैं। तो मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, और ये अच्छी बात है कि आपके मन में वो चल रहा है। इसका मतलब आप सोच रहे हो, आप सोच के पढ़ने वाले बच्चे हो, आप रट के पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो। तो मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में चल रहा है कि सर पहले केस में 200 रुपए का मुनाफा हुआ था, और सर दूसरे केस में 200 रुपए का नुकसान हुआ था। हाँ सर, ये तो हम सोच ही रहे थे, क्योंकि पहले केस में 1000 रुपए के सामान को 1200 में बेच दिया तो 200 का तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे केस में 1000 रुपए का सामान 800 में बेच रहे हैं तो सर नुकसान हो रहा है। तो सर आपने फायदा और नुकसान जो हो रहा है उसके बारे में नहीं बताया है ना। तो ये कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा। तो देखो यही कहानी है कि जब हम सामान बेचते हैं ना, तो उसमें हो सकता है आपको मुनाफा यानी कि फायदा गेन हो रहा हो, या नुकसान हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। तो गुड्स को बेचते समय जब भी नुकसान या फायदा होता है, इसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते अलग से, नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। तो ये बात बादल में लिख लो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमारी सेल वैल्यू के अंदर आ गया, क्योंकि हमने सेल वैल्यू ही 1200 लिख रखी है, दैट मीन्स 200 रुपए फायदा उसके अंदर है। और दूसरे केस में आपने सेल वैल्यू ही 800 लिखी है, दैट मीन्स 200 रुपए का नुकसान ऑलरेडी उसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। तो हमें कभी भी गुड्स बेचते समय अलग से फायदा या अलग से नुकसान रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। तो ये बात कई बच्चों को शायद पता ही नहीं होती। आपका दोस्त देखो इस पॉइंट में हो सकता है गच्चा खा जाएगा, तो आप उसके सामने अपना काला चश्मा पहन के स्टाइल मार के कहना कि भाई हम तो पराग सर से पढ़ाई करते हैं, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम। फायदा या नुकसान गुड्स बेचने पर अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, और अब आप गुड्स बेचना भी सीख गए। ओके हो गया। अब पांचवा पॉइंट सिखा दूं। देखो अब तक आप क्या क्या सीख चुके। देखो बिजनेस में सोचो आप कितनी बातें सीख गए। बिजनेस स्टार्ट करना सीख गए, बिजनेस में फिर गुड्स परचेज करना सीख गए, बिजनेस में फिर गुड्स की बजाय एसेट्स परचेज करना सीख गए, और चौथे पॉइंट में गुड्स बेचना सीख गए। तो सर पांचवा पॉइंट और सिखा दो ताकि हम बिल्कुल चैंप ही हो जाएं आज। तो पांचवा पॉइंट और सीख लो। पांचवें पॉइंट में मैं आपको एसेट्स बेचना भी सिखा देता हूं। हाँ सर ये और सिखा दो, मजा आ जाएगा। तो एसेट्स सोल्ड, समझ गए ना। एसेट्स अलग होते हैं, देखो गुड्स अलग होते हैं, एसेट्स अलग होते हैं। तो एसेट्स बेचना भी आपको सिखा देते हैं। तो इसमें भी दो केसेस होते हैं। एक सेकंड प्यारे बच्चों, बस एक सेकंड, एक सेकंड।
तो एसेट्स बेचना आपको सिखा देते हैं। चलो सिखा दो सर, सिखा दो। तो पहले 2 केसेस बनाओ, जब तक बस मैं आपके साथ आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। तो देखो, पहला तो मशीन कॉस्टिंग लिखा हो सकता है 1000 इज सोल्ड फॉर 1200, और दूसरे में हो सकता है ऐसा लिखा हो मशीन, नहीं चेंज कर देता हूं, चलो एसेट, ऐसा ना हो ना बच्चा रट ले, बच्चा सोचे ओ भाई हर बार मशीन ही होती है। चेंज कर देता हूं एसेट, फर्नीचर कॉस्टिंग 1000 इज सोल्ड फॉर 700 कर देता हूं, थोड़ा चेंज, टू जॉन सीना। अरे सर ये क्या बातें कर रहे हो सर, अब हमें सारी ट्रिक्स पता हैं, अब आप कब तक हमें वही बातें समझाओगे। हमें पता है कि फर्स्ट केस में मशीन सेल करी है तो ये आपने कैश में बेची है, और दूसरे केस में आपने फर्नीचर भी सेल करा है, लेकिन क्योंकि जॉन सीना का नाम लिखा है तो हमने उधार पर बेचा है, हमें पता है सर। चलो बहुत अच्छी बात है, तो कम से कम मेरे 20 मिनट फ्रूटफुल हो गए अगर आपको ये बात अब समझ में आ गई, रिकॉर्डिंग का बारीक पॉइंट। अब सोचते हैं, देखो मशीन बेच दी पहले केस में और फर्नीचर बेच दिया दूसरे केस में। सोचो मशीन क्या है हमारे लिए, तो बच्चा कह रहा है सर एसेट है। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, तो बच्चा कह रहा है सर एसेट है। अब अगर आप मशीन को बेच दोगे तो एसेट जो है, मतलब मशीन आपकी बढ़ेगी कि कम हो गई आपके बिजनेस से, तो बच्चा कह रहा है सर मशीन जो है, एसेट जो है वो तो कम हो गया। ऐसी फर्नीचर बेच दोगे तो फर्नीचर माइनस हो गया, मतलब कम हो गया। तो हमारे रूल्स क्या हैं, सोचो कि अगर एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पहले देखो, इसलिए सिखाने के लिए बता रहा हूं, हम क्रेडिट करते हैं। अब इसमें हम मशीन या फर्नीचर की जो कॉस्ट होती है वो लिखते हैं, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने बेचा कितने का इट डजेंट मैटर, लेकिन वो था कितने का वो हमें माइनस करना है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन भी अगर आप सोचते हो तो मशीन थी 1000 रुपए की, वो मैटर करती है, बेची चाहे 1200 में, 1400 में, 2000 में, 700 में, 500 में, वो बात की बात है। तो मशीन -1000, फर्नीचर -1000 है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन ये करते हैं। अब पहले केस में तो आपने बेच दिया 1200 का, तो कैश कितना प्लस करोगे, सोचो अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश कितना प्लस करोगे सर, कैश में प्लस कर देंगे 1200। वेरी गुड। तो एक तरह से रूल क्या अप्लाई हो रहा है कि हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो कैश बढ़ रहा है तो कैश को डेबिट कर दिया 1200। और दूसरे केस में कैश तो मिल नहीं रहा, हमारा जो डेटर है क्योंकि उधार पर सेल करा, तो दूसरे केस में हम अपने डेटर को यानी जॉन सीना को उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा डेटर एक तरह से बढ़ रहा है। कितने रुपए, 700 रुपए, सॉरी। क्लियर हो गया। देखो तो अपन ने पहले केस में मशीन बेच दी कैश में, दूसरे केस में फर्नीचर बेच दिया, लेकिन कैश में नहीं बेचा, उधार पर बेचा है, सेल करी है ऑन क्रेडिट। तो जॉन सीना कौन है, हमारा डेटर है, ये ध्यान रखना है। देखो यही छोटी छोटी बारीकियां याद रखनी। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या, जब हम एसेट को बेचते हैं तब हमारे रूल्स देखो क्या हैं। अब यही तो आपका दोस्त गलती करेगा जो यहां से नहीं पढ़ रहा। आपने पहले केस में 1000 रुपए की मशीन को 1200 में बेचा तो कितना फायदा हो गया, 200 का। और दूसरे केस में आपने 1000 रुपए की मशीन को कितने रुपए में बेचा सर, सिर्फ 700 में, तो दूसरे केस में आपका नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो अब देखो जी, हमारे एसेट को बेचने के समय नियम ये कहते हैं कि अगर एसेट बेच रहे हो तो फिर नुकसान और फायदे को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओ माय गॉड। तो सर इसका मतलब हम ये समझें या हम कंफ्यूज हो जाएं, सर ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया सर, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मना कर रहे थे बादल में लिखवा के,
तो सर यही तो चालाकी सीखनी है कि जब गुड्स बेचते हैं तब फायदा या नुकसान अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। ये बात याद रखना, नीचे कमेंट कर दो चाहे टाइम स्टैम्प डाल के, कि गुड्स बेचने पर फायदा या नुकसान प्रॉफिट लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर एसेट बेचते हैं तो फिर फायदा या नुकसान अलग से रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड भी कैसे करेंगे, आओ रूल अप्लाई करवाता हूं। फायदा अगर रिकॉर्ड करते हैं तो नॉमिनल नेचर का रूल कहता है उसको क्रेडिट कर दो, है ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और नुकसान अगर होता है, लॉसेस अगर होते हैं, तो रूल था लॉसेस या एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। तो देखो पहले केस में फायदा हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे और इस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फायदा हो गया। और दूसरे केस में देखो नुकसान हो रहा है तो हम डेबिट करते हैं और अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं P&L अकाउंट। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है? तो मजा तो आ रहा है, कंफ्यूजन भी उतना ही है। तो जो बच्चे बारीकी का ध्यान नहीं रखेंगे तो सोच रहे हो, देखो टीचर तो बहुत चालाक होती है स्कूल की, वो कैसे आपको फंसा सकती है। या तो कभी कह देगी गुड्स बेच दिया, फायदा या नुकसान बच्चा रिकॉर्ड कर लेगा, नंबर कटे। या टीचर कह देगी एसेट बेच दिया, कभी कह देगी कैश में बेचा, कभी कह देगी उधार पर बेचा। तो देखो मतलब हमको बड़ी बारीकी से ट्रांजैक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि उसके हिसाब से सही रिकॉर्डिंग कर सके। क्लियर हो गया? तो नंबर 5 तक हम सीख गए, यानी कि अब देखो हम क्या क्या सीख चुके हैं। हम बिजनेस में ये सीख चुके कि बिजनेस कमेंस कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, गुड्स कैसे खरीदते हैं, एसेट्स कैसे खरीदते हैं, गुड्स कैसे बेचते हैं, अलग से उसमें प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करते, और एसेट्स कैसे बेचते हैं उसमें अलग से प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करते हैं। तो देख रहे हो बारीकियां। और एक चीज और सिखा देता हूं बस लास्ट आज के लिए, नंबर 6 है ना, क्योंकि बेसिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। नंबर 6 ये बहुत आसान होता है। देखो बिजनेस है, ऑब्वियसली बिजनेस में आप इतनी सब चीजें करते हो, तो बिजनेस में ऑब्वियसली हो सकता है कोई भी एक्सपेंस हम पे करें, या हो सकता है कोई भी इनकम हमें रिसीव हो जाए। तो जस्ट लेट्स टेक अ डेमो। तो ये बहुत ही बेसिक ट्रांजैक्शंस होती हैं दोनों, क्योंकि ये बिजनेस में होती ही रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है सैलरी पेड 1000, तो हमने एक्सपेंस पे कर दिया। या इधर लिखा है मान लो रेंट रिसीव्ड 3000, हमें रेंट मिल गया। तो ये तो बिजनेस में नॉर्मल चीजें हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब सोचो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन सोच सकते हो, पहले सैलरी पेड सोचते हैं। चलो आप क्या कहोगे, सर कैश कम हो गया, कैश में से माइनस कर दो। तो अगर कैश कम हो गया इसका मतलब मेरा एसेट कम हो गया, और हमारे रूल क्या कहते हैं कि अगर हमारा एसेट कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो हम अपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दें। फिर सैलरी क्या होता है, हमारा सर एक एक्सपेंस हो गया। तो अगर हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो हमारा रूल क्या कहता है कि एक्सपेंस के बढ़ने पर उसको डेबिट कर दो। तो हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है, ये रूल है। तो क्या हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बस हो गए दोनों एस्पेक्ट्स। तो कोई भी एक्सपेंस हो तो ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा अब दूसरी तरफ चलते हैं। रेंट रिसीव्ड, सर पैसे मिल गए, कैश में प्लस करेंगे। अब कैश में प्लस करने का मतलब है कि कैश आ रहा है, कैश का मतलब है एसेट आ रहा है। सर हमारा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने का रूल है उसको डेबिट कर दो। तो हम अपने कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर रेंट हमें मिला, तो ये हमारे लिए क्या है, एक रेवेन्यू है। तो सर रेवेन्यू बढ़ रहा है क्योंकि रेंट मिल रहा है। तो हमारा रूल है कि अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो फिर उसको क्रेडिट कर दो। तो रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3000। तो बस कितना इजी हो गया। तो सोचो बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हो जो आप पे करते हो तो ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, और कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो वैसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आज अब अपने आप को शाबाशी देना, आपने आज ऑलमोस्ट 1 घंटा पढ़ाई कर ली अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जर्नल की।
जिसमें आपने सीख लिया जर्नल किसे कहते हैं, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, नरेशन और बिजनेस की 6 ऐसी बातें सीख ली जो मैं 100% श्योर हूं आपके दोस्तों को नहीं पता होंगी। अब आप मोहल्ले में 2-3 दिन रौब झाड़ो, अच्छे से उनको बोलो कि भैया ये वाली ट्रांजैक्शन बताओ गुड्स खरीदने की कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बारीक बातें नहीं पता होंगी। खैर, तो जोक्स अपार्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों कि क्या हमने आज पढ़ा है। बाकी बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा बुनियाद प्रो बैच है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा रिकॉर्डेड बैच लेना है तो रिकॉर्डेड बैच भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सर, नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपनी पूरी यहां तक की अच्छी तैयारी करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा और बहुत सारी रिकॉर्डिंग सिखाऊंगा कि अलग अलग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, अलग अलग जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से काम करेंगी। राइट, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।